मतलब लास्ट टाइम पर आपका जो चल रहा था सॉलिड स्टेट का लेक्चर, उसमें आपको बता दिया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ द लैटिस ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। मतलब लैटिस पॉइंट्स के आधार पर मेरा जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया था। मतलब मेरे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकते हैं, उसके हिसाब से मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव था, दूसरा मेरे पास था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा मेरे पास था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फिर मेरे पास था एज सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। और इन सब का जो वर्गीकरण है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा जो लैटिस पॉइंट है वो यूनिट सेल में कहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये जो है मेरा पहला क्लासिफिकेशन था। मैं एक बार याद दिला दूं, मेरे पास जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था, मेरे पास क्या था, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था उसमें जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पे होते हैं। एटम्स कहाँ पर होते हैं, मेरे एटम्स जो है वो केवल कॉर्नर पे होते हैं, और प्रत्येक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, मेरे पास जो प्रत्येक कॉर्नर है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मेरा 1/8 होता है, ठीक है। जो मेरे पास बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें आपको बताया गया था कि बॉडी सेंटर्ड में आपके जो एटम्स हैं वो बॉडी के कॉर्नर पे भी हैं और साथ में बॉडी के सेंटर पे भी हैं, और जो बॉडी के सेंटर पे होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और जो बॉडी के कॉर्नर पे होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। जो मेरा एफसीसी यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं और साथ में मेरे फेस के बीच में भी होते हैं। मतलब देखिए कहाँ पर है, ये मेरे पास इस तरह से अगर मैं बना देता हूँ तो ये मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गया। क्या बन गया, मेरे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, जहां पर आपके जो एटम्स बने वो केवल कहां बने, कॉर्नर्स में बने, ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड वाले की, ठीक है, अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड वाले की, तो यहाँ पर मेरे पास जो एटम्स हैं वो जो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एफसीसी यूनिट सेल की, तो मेरे पास जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, साथ में प्रत्येक फेस के बीच में, मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं एज सेंटर्ड वाले की, तो एज सेंटर वाले में जो एटम्स मैंने बताए थे वो मेरे पास एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, और साथ में मेरे पास प्रत्येक एज के बीच में 12 एजें होती हैं, एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंड सेंटर्ड वाले की, तो इंड सेंटर्ड वाले में क्या होता था कि आमने सामने देखो कॉर्नर तो आना ही आना है, एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और साथ में मेरे पास किन्हीं भी दो पैरेलल प्लेन्स के आमने सामने, ठीक है। सबका मैंने कंट्रीब्यूशन बता दिया था, सबका मैंने बता दिया था आपको कंट्रीब्यूशन की, कौन सा एटम का कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है, कितना होता है। जो कॉर्नर पे होता है उसका 1/8, जो बॉडी के सेंटर पे होता है उसका पूरा 1 होता है, जो फेस के सेंटर में होता है उसका 1/2 होता है, और जो मेरा इंड के सेंटर, जो मेरे पास एज सेंटर में, उसका 1/4। उसके बाद मैंने बताया था कि जो मेरे पास एफसीसी यूनिट सेल बनता है, जो मेरे पास एफसीसी यूनिट सेल बनता है उसमें कहाँ कहाँ पर कितनी वाइड्स थी। तो जो एफसीसी यूनिट सेल था उसमें मेरे पास एफसीसी बनाने के लिए एटम्स कॉर्नर पे थे और फेस के बीच में, तो वहां पे जो OH वाइड्स बनती हैं, OH वाइड्स मैंने बताया था कहाँ बनती हैं, प्रत्येक एज सेंटर पर OH वाइड होती है, और जो बॉडी का सेंटर वहां पर OH वाइड होती है। OH वाइड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा स्थान जिसको घेरे हुए कितने गोले बने होते हैं, 6 गोले बने होते हैं, और मैंने कहा था कि उसके अंदर 4 TD वाइड्स ऊपर होती है, 4 TD वाइड्स नीचे होती है। मेरे पास अगर कोई एफसीसी यूनिट सेल है, अगर मेरे पास कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, मेरे पास अगर कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वहां पर OH वाइड की संख्या 4 होती है और TD वाइड की संख्या 8 होती है। तो मैंने बताया भी था कि जो नंबर ऑफ OH वाइड्स हैं वो आधी होती हैं TD वाइड्स के कंपेयर में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ TD वाइड्स हैं वो दुगनी होती है इन कंपेयर ऑफ OH वाइड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि पूरे लैटिस में जहां जहां जो लैटिस पॉइंट्स हैं, एफसीसी में जो टोटल लैटिस जो बनती है उसमें लैटिस पॉइंट्स 4 होते हैं, और वही संख्या OH वाइड की भी होती है। और फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर साइज ऑफ OH वाइड, मतलब जो OH वाइड का साइज है, क्योंकि वो 6 गोलों से घिरा है, तो वहां का जो वाइड का साइज है थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपेयर टू TD वाइड। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन, हेडिंग डाल दिए सभी लोग, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो मेरा जो यूनिट सेल है उसमें XYZ में एक्सियल लेंथ क्या है, और जो मेरे इंटरफेसियल एंगल्स क्या है उसके आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास X था, मैंने आपको बताया था ये मेरे पास Y था,
और ये मेरे पास जेड था। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल बनी है उसकी एक्सियल लेंथ कितनी है, मतलब एक्स में कितनी लंबाई है उसकी वाई में कितनी लंबाई है और जेड में, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, अगर इस एंगल को मैं बीटा मान लूं और इस एंगल को गामा, तो यहाँ पर जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है, एक्सियल लेंथ, ठीक है। क्या है, एक्सियल लेंथ, ठीक है, एक्सियल लेंथ। और मेरे पास इंटरफेसियल एंगल के आधार पर मेरे पास कितने प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, बात समझ में आ रही, जो पहला वर्गीकरण था उसका जो बेसिक फंडामेंटल था वो क्या था कि एटम्स कहाँ कहाँ रख दिए गए हैं, उनके आधार पर वॉइड्स कहाँ कहाँ आ गई। लास्ट में हम लोगों ने डीसीसी की भी बात करी थी, वो भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा रिविजन में। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की, ठीक है। तो जो मेरे पास सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑफ यूनिट सेल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेरा जो यूनिट सेल है उसकी एक्स में लंबाई क्या है, यूनिट सेल की वाई में लंबाई क्या है। यूनिट सेल में हम लोग एक्स की लंबाई ए मानेंगे, वाई में लंबाई बी मानेंगे, जेड में लंबाई सी मानेंगे, और इंटरफेसियल एंगल में कितना मान रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा, क्या मान रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ की लेंथ ए मानेंगे, यहाँ की लेंथ बी, यहाँ की लेंथ हम लोग क्या मानेंगे, सी। तो इसके आधार पर हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। कितने बनते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 14 ब्रेवियस लैटिस होती हैं। क्या होती हैं, 14 ब्रेवियस लैटिस। पहले क्रिस्टल सिस्टम क्या है, जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक के बाद मेरा टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल के बाद मेरा, और जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। क्यूबिक का मीन्स इसके आधार पर, क्यूबिक का मतलब इसके आधार पर क्यूबिक बोल रहे हैं, यानी जो एक्सियल लेंथ है ए बी सी बराबर है और जो इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा वो 90, वो तो क्यूबिक मीन्स आपका सेकंड क्लासिफिकेशन से, जो आपका क्यूबिक मीन्स है वो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन से। और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक भी होता है, मतलब प्रिमिटिव है। क्यूबिक के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, मतलब बीसीसी है। क्यूबिक के अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, मतलब एफसीसी। मतलब क्यूबिक के अंदर 3 है, क्यूबिक के अंदर 3 है। ऐसे अगर मैंने वर्ड बोला टेट्रागोनल, तो ये जो टेट्रागोनल सेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, कोई ऊंचाई होगी, मगर उसके अंदर मेरे पास वो पहले क्लासिफिकेशन के अंदर वाले कौन कौन से हैं। तो अगर मैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट वाले कितने क्लासिफिकेशन हर एक के अंदर आ रहे हैं, अगर उन सभी को मैं ऐड कर दूं, जैसे मैंने क्या कहा कि जो क्यूबिक है, मैंने कहा क्यूबिक किसका मतलब है, क्यूबिक का मतलब है सेकंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्यूबिक बोलने से आपको जानकारी मिल रही है कि लंबाई ए बी सी आपस में बराबर होगी, अल्फा की बीटा गामा बराबर भी होगी 90। तो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन। मगर अगर मैं बोलूं कि क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर बीसीसी है, क्यूबिक के अंदर एफसीसी है, मतलब वो उसके अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट हैं। ऐसे जो सेकंड है टेट्रागोनल, उसके अंदर कुछ पार्ट होंगे, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कुछ पार्ट होंगे, मोनोक्लिनिक के अंदर कुछ पार्ट होंगे, ट्राइक्लिनिक के अंदर कुछ पार्ट होंगे, हेक्सागोनल के अंदर कुछ पार्ट होंगे, रोम्बोहेड्रल के अंदर कुछ पार्ट होंगे। तो उन सारे पार्टों को मैं, मतलब किसके अंदर 3 है, किसके अंदर 4 है, किसके अंदर केवल प्रिमिटिव है। अगर मैं इधर की संख्या को जोड़ूंगा, किसके अंदर कौन सा है, तो वो बनेगा मेरा ब्रेविस लैटिस। बात समझ में आ रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास कितने प्रकार के हैं भाई साहब, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो मेरे ब्रेविस लैटिस है, ठीक है, जो मेरे ब्रेविस लैटिस अभी आएंगे वो मेरे पास 14 आने वाले हैं। मतलब किसके अंदर, सेकंड के अंदर कितने फर्स्ट वाले हैं। थोड़े से लैंग्वेज लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ and interfacial angle, on the basis of axial length and interfacial angle, on the basis of axial length जो है वो x की लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, axial length बोल रहा हूँ, वो x की भी हो सकती है, y की भी, z भी। on the basis of axial length and interfacial angle, total 7 crystal systems are present. Total 7 crystal systems are present, and in the 7 crystal system 14 Bravais lattice, and in the 7 crystal system 14 Bravais lattice are exist। पहले इतना बनाइए फटाक से, ठीक। अभी मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उस टेबल को देखना है कि उस टेबल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टेबल में मेरे पास यहाँ पर
मेरे को टेबल कैसे मैनेज करनी है, तो आप बाद में नोट करिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आएगा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैं लिखूंगा उसका नाम होगा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम में इस जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्सियल लेंथ, ठीक है। ये मेरे पास है एक्सियल लेंथ, ठीक। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेसियल एंगल लिख दूंगा, ठीक है। इस जगह पे मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा नंबर, ब्रेविस लैटिस लिखूंगा, इस जगह में लिखूंगा ब्रेविस लैटिस, ठीक है। इस जगह पे लिखूंगा ब्रेविस लैटिस, यहाँ पे लिख दूंगा उसके नंबर कितने हैं, उसके नंबर कितने हैं, वो कौन कौन सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास पहला सिस्टम है वो मेरे पास क्यूबिक है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है टेट्रागोनल, ठीक है। अब बाद में नोट करेंगे, आप बाद में नोट करेंगे टेट्रागोनल। तीसरे का नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। यहाँ पर तीसरे का नाम है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। चौथे का नाम है मेरे पास मोनोक्लिनिक, चौथे का नाम है मोनोक्लिनिक। पांचवे का नाम है ट्राइक्लिनिक। छठवें का नाम है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ये मेरे पास 7 प्रकार के। अब देखो मेरा जो पहला शुरुआत के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के 3 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक बार नाम सबके बोल देता हूँ, हो सकता है ठीक से ना दिख रहा हो। क्यूबिक लिखा है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक है। अब एक्सेल लेंथ ए बराबर बी बराबर सी, ये बस समझ, शुरुआत के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेल लेंथ तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया जो आईएफए है वो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये तीनों का क्या होगा 90, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो क्यूबिक लैटिस होती है उसमें सिंपल, यानी उसमें आपका सिंपल क्यूबिक भी होता है, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव वाला भी होता है। जहाँ एस लिखा है मतलब सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव। इसमें बॉडी सेंटर्ड भी है और फेस सेंटर्ड भी है, ठीक है। इसमें बॉडी सेंटर्ड भी है और फेस सेंटर्ड भी है, यानी ओवरऑल कितने हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर तीनों पाए जाते हैं। मतलब संख्या कितनी भाई, ब्रेविस लैटिस इसके अंदर कितनी भाई 3 भाई, ब्रेविस लैटिस कितनी भाई इसके अंदर 3। मेरी बात समझिएगा, जो क्यूबिक है तो ये जो वर्ड है ये तो क्यूबिक की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये जो वर्ड है क्यूबिक से आ रहा है, ठीक। तो ये जो वर्ड है ये तो क्यूबिक का है। बाकी इसके अंदर सिंपल क्यूबिक भी होता है, मतलब प्रिमिटिव भी होता है, मतलब ऐसा क्यूबिक भी पाया जाता है जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे होते हैं। बाकी बॉडी सेंटर्ड भी, फेस, यानी कि टोटल कितने हुए 3। इसी तरह से टेट्रागोनल में क्या देखिए, 3 शुरुआत के काफी आसान है। ए बराबर बी तो होता है मगर सी इसके इक्वल नहीं होता। ये टेबल आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा गामा, शुरुआत के 3 की खास बात ये है कि तीनों एंगल आपस में बराबर भी होते हैं प्लस 90। 3 तक शुरुआत की काफी आसान है। इसके अंदर मेरे पास होता है सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर देखा गया। मतलब जो मेरे पास टेट्रागोनल है उसमें 2 देखे गए, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव, यानी कि संख्या देखी गई 2, ठीक है। जो ऑर्थोरोम्बिक है बड़ा स्पेशल केस है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चारों पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ए सेंटर वैसे भी नहीं होता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। देखो क्रम देखो, पहले ए शुरुआत के 3 के आसान है, देखो तीनों इक्वल हैं, 2 इक्वल है, कोई इक्वल नहीं। मगर हाँ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर अभी भी क्या है 90, ठीक है। यहाँ पर चारों देखे गए, मतलब सिंपल क्यूबिक भी देखा गया है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है और एंड सेंटर भी है। मतलब पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर चारों सेल पाए जाते हैं, तो वो आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक। ये मेरे पास चारों पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो ब्रेविस लैटिस है वो कितने मेरे पास 4 है, ठीक है। अब मेरे पास जो मोनोक्लिनिक है, जो मेरे पास मोनोक्लिनिक है उसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ऐसा देखा गया। मोनोक्लिनिक में ये देखा गया है। प्लस यहाँ पर अल्फा और गामा ये तो 90 देखे गए, ठीक है। मगर जो बीटा है वो डज नॉट इक्वल टू 90 देखा गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर अल्फा गामा तो 90 है मगर ये 90 नहीं है, बीटा 90 नहीं होता। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है और इंड सेंट्रल देखा गया है, यानी 2 लैटिस देखे गए। मतलब इसके अंदर क्या देखा गया आपका सिंपल क्यूबिक और ये, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आएंगे सब में केवल सिंपल क्यूबिक है, प्रिमिटिव है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक देखो क्या होता है, ट्राइक्लिनिक वाले में आपका ए बी सी बराबर नहीं होता है। सबसे स्पेशल केस अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, मतलब कुछ भी बराबर नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका केवल सिंपल प्रिमिटिव होता है और एक ही आएगा, ठीक है। जो मेरे पास हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल वाले में ए बराबर बी होता है मगर डज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर अल्फा बराबर, अल्फा और बीटा तो 90 है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा ये तो 90 होते हैं
मगर जो गामा का एंगल होता है 120 का होता है, ठीक है। इसमें भी सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव मतलब एक आएगा, ठीक है। जो रोम्बोहेड्रल है उसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर तो होते हैं अगर कोई 90 नहीं होता, ठीक है। पहले केस जैसा नहीं है, अलग है। ए बी सी तो बराबर है, अगर अल्फा बीटा गामा बराबर तो मगर 90 नहीं होता। यहाँ पर भी केवल प्रिमिटिव है, मतलब केवल क्या पाया जाएगा, एक। तो ये मेरे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। उसके अंदर ब्रेविस लैटिस कितने जरा जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, यानी 14 मेरे पास ब्रेविस लैटिस आ सकती हैं, ठीक है। तो जो टोटल ब्रेविस लैटिस है वो मेरे पास 14 है और मेरे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके कभी भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द ऑर्थोरोम्बिक, तो ये इन सब में से कोई ऑप्शन दिया होगा। अगर ऑर्थोरोम्बिक है तो शुरुआत के 3 मेमोरी में रखना काफी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखो जो क्यूबिक वाला है उसमें एबीसी बराबर है और अल्फा बीटा गामा बराबर प्लस 90 भी है, ठीक है। उसके अंदर 3 प्रकार के ब्रेविस लैटिस होते हैं। जो मेरे पास सेकंड है टेट्रागोनल, उसमें ए बी तो बराबर है मगर सी बराबर नहीं है, मगर अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया, अभी भी 90 है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, उसमें ए बी सी कोई बराबर नहीं है मगर अल्फा बीटा गामा अभी भी मेरे पास 90 है, ठीक है। उसके अंदर चारों यूनिट सेल पाई जाती है। केवल एक ही केस आप देख सकते हैं ऐसा है जिसके अंदर आपकी चारों ब्रेविस लैटिस है, ठीक है ना। उसके बाद जो मोनोक्लिनिक है उसमें ये बराबर नहीं मगर अल्फा गामा 90 बीटा 90 नहीं है। और ट्राइक्लिनिक हाँ, इनमें एक स्पेशल केस, ठीक है। जो मेरे पास अगर कोई पूछे हाईली सिमेट्रिक कौन सा है और हाईली एसिमेट्रिक कौन सा है, देखो सिमेट्रिक का मतलब है कि मैं कहीं से भी घुमाऊं लगभग वैसा दिखाई पड़ जाए। सिमेट्रिक का मतलब है चाहे मैं ऐसे घुमाऊं अगर वैसा दिखाई पड़ जाए तो वो हाईली सिमेट्रिक। तो वो आप देख सकते हैं क्यूबिक वाला है, ठीक है। बताओ अगर मैं कहूँ सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, सब एंगल बराबर, तो मैं कैसे भी घुमा लूं वो मेरे को लगभग वैसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मगर देखो हाईली डिसिमेट्रिक क्या होता है, देखो जरा ट्राइक्लिनिक को ध्यान से देखिए आप, इसमें ना तो कोई लेंथ बराबर है और ना ही कोई एंगल बराबर है और ना ही कोई 90 है। आप जरा सा किसी भी एंगल में घुमाओगे तो वो पहले से जो डायग्राम होगा कुछ अलग दिखेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि इसमें से जो हाईली सिमेट्रिक है, हाईली सिमेट्रिक वाला जो है वो मेरे पास कौन सा है, क्यूबिक है, ठीक है ना। और जो हाईली, ये पूछा जा सकता है, और हाईली एसिमेट्रिक जो है यानी सबसे ज्यादा असममित, ठीक है। हाईली एसिमेट्रिक वाला पूछा भी गया है किसी पेपर में, हाईली एसिमेट्रिक कौन सा मेरे पास, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। हाईली सिमेट्रिक का मतलब क्या है, मैं किसी भी एंगल से इसको रोटेट कर दूं मेरे को सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री क्या होता है, जैसे मैंने पानी लिया, पानी को मैंने 180 से घुमाया तब भी मेरे को पानी दिखेगा, सिमेट्री दिखेगी। अगर मैं कुछ और HCl लेता हूँ, HCl अलग अलग टाइप का ना, घुमाऊंगा तो H के बदले Cl, Cl के बदले H होगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें से क्यूबिक सबसे ज्यादा मेरा सिमेट्रिक वाला है और जो ट्राइक्लिनिक वाला है वो सबसे ज्यादा क्या है, एसिमेट्रिक, ठीक है। तो इसको किसी भी तरह से आपको मेमोराइज करना है। शुरुआत के 3 जो है वो मेमोरी में रखना काफी ज्यादा आसान है। बनाइए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके, ठीक भाई, सब बन गया होगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या हमारे पास, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल है, जितने भी मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम है सबके अंदर कौन कौन सी सिमेट्रियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक की सिमेट्री तो मैं करके दिखाऊंगा पूरी, क्यूबिक क्रिस्टल वाले की मैं सिमेट्री करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल है उसके अंदर तो मैं सिमेट्री पूरी करके दिखाऊंगा, मगर जो उसके बाद 6 बचेंगे उसके लिए मैं एक नंबर बता दूंगा, तो उससे उनकी सिमेट्री बहुत आराम से ध्यान रहेगी, ठीक है। मतलब अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम है, पहले मेरी बात समझ लीजिएगा। क्रिस्टल सिस्टम समझ में आ गया, ब्रेविस समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो वर्गीकरण है वो नया वर्गीकरण भी है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सियल लेंथ और मेरे एंगल को लेकर के है। अब यहाँ पर मैं अपने सिस्टम्स में सिमेट्री देखने जा रहा हूँ। सिमेट्री का मतलब क्या है, मैं किसी लाइन के थ्रू घुमाऊंगा तो मेरे को वैसा ही दिखेगा। तो जो सिमेट्रियां होती हैं वो मेरे पास सब में होंगी, मतलब क्यूबिक में होंगी, मेरे पास मोनोक्लिनिक ट्रायंगल सब में आएंगी। मगर कौन कौन सी सिमेट्रियां हैं, एक मेरे पास होता है एक्सियल सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन डाल के घुमाते हैं। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन देखते हैं इक्वल ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। एक होता है मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं जो सॉल्व करके दिखाऊंगा वो केवल क्यूबिक वाला, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक वाला। उसके बाद जो मेरी 6 मेरे पास हैं उन समय मैं एक नंबर बिल्कुल सेम लिख दूंगा। जो नंबर सेम ये वाला होगा वही नंबर सेम ये होगा, वही उधर वाला सेम, मतलब उससे बड़े आराम से आप देख सकते हो। तो मैं क्यूबिक वाले की सिमेट्री करके दिखाऊंगा, वहां पर कितने प्रकार की सिमेट्री, हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सिमेट्री या टाइप्स ऑफ सिमेट्री
इन क्यूबिक क्रिस्टल, इन क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में मेरी कितनी सिमेट्रियां होती हैं तो मैं बताऊंगा। मेरे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल है, जितने भी क्रिस्टल होंगे सब में मेरे 3 प्रकार की सिमेट्रियां मुझे चेक करनी है, ठीक है। सब में मुझे क्या चेक करनी है, 3 प्रकार की सिमेट्री चेक करनी है। पहला एक चेक करना है जिसका नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसका नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्सेस, लाइन एक्सेस तो होती है, या हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरा मेरे पास है इसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन कट करेंगे इक्वल आप देखेंगे, दूसरे का नाम क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा मेरे पास होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर के थ्रू सिमेट्री चेक करेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, मैं एक अपने क्रिस्टल में लाइन डाल के उसको किसी एंगल से घुमाऊंगा, ठीक है। अगर उस एंगल से घुमाने पर जैसा पहले दिख रहा था अगर वैसा ही बाद में दिखने लगा तो मैं बोलूंगा सिमेट्री है। अगर उस पर्टिकुलर एंगल से घुमाने पर वैसा नहीं दिखा तो मैं बोलूंगा सिमेट्री नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल, मैंने इसको यू लाइन डाल के 180 घुमा दिया। अच्छा बताओ, अगर मैं 180 घुमा देता हूँ तो ये घूम के इधर आ जाएगा और वो घूम के, देखिए जैसा मेरे को वाटर पहले दिख रहा था वैसा बाद में दिख रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने लाइन के थ्रू इसको रोटेट करा है। अब वो एंगल 180 हो या 90 करोगे तो वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, वो 90 वाले वाटर ऐसे हो जाएगा, तो जैसा था वैसा नहीं दिखेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे घुमाने पर अगर मॉलिक्यूल मेरे को वैसा दिखाई पड़ा, किसी लाइन के थ्रू घुमाने पर अगर मेरे को वैसा ही दिखाई पड़ा तो मैं बोलूंगा उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री कई प्रकार की हो सकती है, बताएंगे भी। कुछ हो सकता है 90 के थ्रू आ जाए, कुछ हो सकता है 120 के थ्रू आ जाए, कुछ हो सकता है 180 के थ्रू आ जाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो एक, तो मैं सॉल्व करके केवल किसमें दिखाऊंगा, क्यूबिक वाले में, ठीक है। बाकी वाले के लिए मैं एक नंबर बता दूंगा, उस नंबर को अगर आप दिमाग में रखोगे ना, अगर आप उस नंबर को दिमाग में रखोगे ना तो बड़े आराम से आप सबकी सिमेट्रियां लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ देगा भाई मेरे क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल सिमेट्री कितनी है, ठीक है, तो मैं इन तीनों का जोड़ बता दूंगा, मैं इन तीनों का एडिशन बता दूंगा। हो सकता है कि पूछ ले कि भाई क्यूबिक क्रिस्टल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो केवल ये जो संख्या है कि मैं वो बता दूंगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि क्यूबिक क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो मैं इसको केवल गिन के बता दूंगा। हो सकता है पूछ ले क्यूबिक क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री में किसको बताऊंगा, ठीक है। बनाइए फटाक से, ठीक बन गया। अब मेरा पहला पॉइंट डालेंगे आप लोग, लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। कुछ तो यहाँ तुरंत समझ में आ जाएंगे मगर कुछ 3D मोड वाले होंगे वो आपको दिमाग में रखने, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे को निकालनी है कहाँ पर, क्यूबिक क्रिस्टल में। लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे को निकालनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे को निकालनी है क्यूबिक में, ठीक है। तो मैंने कहा था लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मैं किसी क्रिस्टल में एक लाइन पास करूंगा, एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू उसको घुमाऊंगा, अगर लगभग वैसा ही क्रिस्टल मेरे को दिखाई पड़ गया तो मैं बोलूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 90 पे घुमाने पे आ सकता है, हो सकता है कि 120 पे घुमाने पे आ जाए, हो सकता है कि 180 पे घुमाने पे आ जाए, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल। और क्यूबिक का जो मैं फॉर्म ले रहा हूँ, कोई भी फॉर्म ले लो, चाहे BCC हो या FCC, मैं सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव वाला ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ले रहा हूँ, प्रिमिटिव वाला, ठीक है। पूरे क्यूबिक के लिए है। अब क्यूबिक कोई भी हो तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ये लाइन पास करी, ठीक है, और इसके थ्रू 90 घुमा दिया। आपको तो पता है कि क्यूबिक में सारे एंगल 90 होते हैं, आपको तो पता है कि क्यूबिक में सारे एंगल 90 होते हैं। क्यों, जब मैं 90 से घुमाऊंगा तो ये, क्यों, इन दोनों फेस के बीच का एंगल 90 ना, जब मैं 90 घुमाऊंगा तो ये फेस इधर चला जाएगा, ये फेस पीछे चला जाएगा, ये फेस आगे आ जाएगा। ओवरऑल जैसा क्यूब मेरे को पहले दिखाई पड़ रहा था वैसा ही क्यूब मेरे को बाद में, यही वो सिमेट्री जो आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी में तो आपको दिमाग नहीं लगाना, वो सीधे ध्यान रखनी है। आप देखिए अगर मैं 90 के थ्रू उसको घुमाता हूँ, इस लाइन को पास करके, कौन सी लाइन मैंने पास करी, मैंने इस लाइन को पास करके जब मैंने इसको 90 घुमाया, ठीक है, तो ये मेरे पास देखो जैसा क्यूब पहला दिख रहा था, आप खुद करके देखिए, पासा ले लीजिए, उसमें अगर यूं करके 90 घुमाओ तो जैसा पासा, अब ये नहीं कि ऐसा मत कहना कि पहले पौ दिख रहा था तो मेरे को 5 दिख रहा है, पासे के पौ 5 6 बटा लो, सिंपल प्लेन पासा लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं 90 घुमाऊं तो दिखेगा, हाँ, तो इस सिमेट्री को हम बोलते हैं C4 सिमेट्री। C4 सिमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि टोटल 360 में कितनी बार कर सकता हूँ, ठीक है। तो 90 180 270 360 मतलब पूरे सर्किल भर में कितनी बार घूम सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 4 बार घुमा के सिमिलर देख सकता हूँ। खुद सोचो, 90 घुमाया, फिर एक बार अगर मैं 90 को पूरा 360 में जितनी बार मैं घुमा सकता हूँ वो उसका नंबर हो जाता है। तो ये C4 सिमेट्री, ठीक है, ये हो गया C4 सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, ये C4 सिमेट्री और कैसे हो सकती है, क्यों,
जरूरी कि लाइन ऐसे पास हो, मेरे पास मैं ऐसे लाइन पास कर सकता हूँ। ये लाइन कहाँ से गई, टॉप फेस से गई है, बॉटम फेस में गई है, ठीक है। ये लाइन कहाँ से गई है, टॉप फेस से बॉटम फेस में। देखो ये मेरे पास टॉप फेस है और ये मेरे पास बॉटम फेस है, ठीक है। यहाँ से लाइन गई है, ठीक। हो सकता है कि मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास कर दूं, क्यों, ये भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अगर मैं ऐसे करके 90 घुमा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे करके 90 घुमाता हूँ तब भी मेरा क्यूब ही दिखाई पड़ेगा, तब भी मेरा क्या दिखाई पड़ेगा, क्यूब, ठीक है। अगर मैं ऐसे लाइन पास कर देता हूँ तब भी मेरा क्यूब ही दिखाई पड़ने वाला है। तो 2C4 हो गई, ये भी तो C4 सिमेट्री है, क्यों, जैसे मैंने ऐसे पास किया, ये कहाँ से गई है, ये गई है मेरी लाइन लेफ्ट वाले से और निकली कहाँ से है, राइट वाले से, ठीक है। ये दो हो गया, ठीक है। हो सकता है तो कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है मैं ऐसे यहाँ पास कर दूं, ठीक है, तो कोई ये मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल बन गया, ठीक है। ये मेरे पास क्यूबिक क्रिस्टल बन गया, ठीक है। अब कौन सा फेस बचे, फ्रंट और बैक। तो ये मैंने फ्रंट बैक वाले फेस से घुमा के इसको 90 घुमा दिया, ठीक है। पहले कहाँ से घुमाया, टॉप बॉटम, फिर कहाँ से लेफ्ट राइट, अब मैंने कहा फ्रंट और बैक। तो जब मैं फ्रंट और बैक से इसको घुमाता हूँ, जब मैं इसको फ्रंट और बैक से घुमाता हूँ तो यहाँ पर फिर मेरे को दिखेगा ये भी मेरे पास C4 सिमेट्री होगी। इसका मतलब मेरे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें 3 मेरे पास C4 सिमेट्रियां होती हैं, ठीक है। पहली C4 कहाँ से, C4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने घुमा रखा है वो 90 की तरफ घुमाने पर सिमिलर आ रहा है। अगर ये 90 की तरफ सिमिलर आ रहा है, अगर ये 90 के थ्रू सिमिलर आ रहा है, मतलब मैं जिस एंगल से मैंने घुमाया है 360 में मैं कितने एंगल उतने और घुमा सकता हूँ, ठीक है। 90 90 90 90 4 बार, तो ये C4 सिमेट्री है। अब एक C4 इधर से आ सकती है, एक C4 इधर से और एक C4 फ्रंट से बैक से। ओवरऑल जो मेरी C4 सिमेट्री वो मेरे पास 3 है। बनाइए फटाफट, ठीक, बन गया। अब मेरे पास कुछ और कुछ सिमेट्री आएंगी, जरूरी नहीं है कि 90 के एंगल पे ही घुमाया जाए। एक एंगल यहाँ अभी 120 का भी आने वाला है उसके थ्रू भी, और एक 180 का भी आने वाला। तो 120 वाला कौन सा होता है वो देख लेते हैं। वो बोर्ड पे कम समझ में आएगा मगर आप ध्यान दीजिएगा तो आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये मैंने बना लिया क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। अगर मैं, ये मेरे पास लैटिस पॉइंट्स हैं क्यूबिक क्रिस्टल के, ये मेरे पास क्या है, लैटिस पॉइंट्स। अगर मैं एक डायगोनल से लाइन ड्रा करूं, डायगोनल देखो ये यहाँ पीछे का, ये आगे का, तो ये डायगोनल हो गया। इसके थ्रू अगर मैं 120 घुमाता हूँ, वो अपना एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा, ऐसा नहीं आएगा। अगर मैं डायगोनल समझ में आता है, देखो 2 पॉइंट से मिलके बनेगा एक डायगोनल, ठीक है। 2 पॉइंट से मिलके बनेगा एक डायगोनल, ठीक है। 2 पॉइंट से मिलकर बनेगा एक डायगोनल। ये पॉइंट बैक का, ये पॉइंट फ्रंट का, ये ऊपर का, ये नीचे का, ठीक है। अगर मैं इसको 120 घुमाता हूँ तब भी मेरे पास वैसा ही क्यूब बन के आ जाएगा, तब भी मेरे पास उसी तरह का क्यूब आपका क्या होगा, बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 120 से घुमाने पर आया, यानी 120 120 120 3 साढ़े 3 का मतलब ये जो सिमेट्री इसका नाम क्या है, C3 सिमेट्री। अब देखते हैं जैसे C4 की मेरे पास 3 सिमेट्रियां आई थी, एक लाइन ऐसे गई थी, एक ऐसे गई थी और एक मेरे पास ऐसे गई थी, ठीक है। तो जो C3 वाली वो कितनी, तो देखो एक डायगोनल तो ये हो गया, ठीक। अच्छा बताओ, एक डायगोनल यहाँ का फ्रंट, ये वाला बैक का, दूसरा ये हो गया, एक यहाँ का फ्रंट, एक यहाँ का, तीसरा एक यहाँ का। देखो टोटल पॉइंट बताओ कितने, 8 है ना। टोटल पॉइंट बताओ कितने, 8 है ना। और 2 पॉइंट से मेरे पास एक मिल रही है, तो बाकी के 2 पॉइंट से दूसरी मिलेगी, बाकी के 2 पॉइंट से तीसरी मिलेगी और बाकी के 2 पॉइंट से मेरी चौथी मिलेगी। मतलब मेरे पास 4C3 सिमेट्री होंगी। थोड़ा जल्दी समझने का प्रयास किया करो। ये मैंने 4 कैसे लिख दिया, मैंने क्या कहा कि जब एक विकर्ण, इसमें से पहले बताओ कितने डायगोनल जा सकते हैं। तो एक तो ये डायगोनल जा सकता है, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। एक यहाँ का फ्रंट तो वहां का बैक, ठीक है। एक वहां का बैक तो यहाँ का फ्रंट। तो यहाँ कितने प्रकार के डायगोनल जा सकते हैं, 4। अगर मैं चारों से 120 घुमाता हूं तो वो मेरे पास C3 सिमेट्री होगा। मतलब मेरे पास जो C3 सिमेट्री 4 है, तो मेरे पास 4C3 सिमेट्री होगी। बनाइए फटाक से इसको, ठीक, बन गया। अब मैं इसके आगे जाता हूँ, जरा मैं इसको किनारे ले लेता हूँ। मेरे पास 3C4 सिमेट्री है, मेरे पास 3C4 सिमेट्री है, 4 है C3। अब मेरे पास 180 वाली भी है। 180 वाली कैसे है देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये मेरे पास क्यूब बना हुआ है, ये मेरे पास ऐसे क्यूब बना हुआ, ठीक है। ये मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसमें मेरे को देखना C2 का मतलब होता है 180। देखो ध्यान से देखना, ये जो ये वाला प्लेन जा रहा है, ये वाला प्लेन देख रहे हैं, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ठीक है। तो देखो मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, यो
ऐसे जाएगी। आप बता सकते हैं ये लाइन कहाँ से गई है, ये लाइन इस वाले प्लेन के ऊपर वाले पॉइंट के मिड से, और ये लाइन गई है इस वाले प्लेन के मिड से नीचे से, ठीक है। और इसको अगर मैं घुमाता हूँ 180 घुमाता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझना। ये लाइन कैसे गई पहले समझना। पहले बात तो दो फेसों का प्रयोग हुआ है, दो फेसों का प्रयोग हुआ है। पहला फेस कौन सा, लेफ्ट वाले फेस के ऊपर वाले एज का सेंटर, ठीक है, और राइट वाले फेस के नीचे वाले एज का बॉटम। अगर ये लाइन में घुमाता हूँ, इसको 180 की तरफ घुमाता हूँ, तो फिर से मेरे पास वैसा ही क्यूब दिखाई पड़ता है, ठीक है, फिर से मेरे पास वैसा ही क्यूब दिखाई पड़ता है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो सिमेट्री 180 बस 2 ही बार तो हो पाएगा, तो इसका नाम क्या है, C2 सिमेट्री। अब इस तरह की कितनी सिमेट्री हो सकती है, देखिए जो मेरे पास फेस है यहाँ पर देखो, एक C2 सिमेट्री में 2 फेस का इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब जब 2 फेस का इस्तेमाल हुआ तो एक C2 सिमेट्री आई। बताओ क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। एज तो होती है मेरे पास, सॉरी जो डायगोनल थे वो तो मेरे पास 4 थे, ठीक है। जो फेस है मेरे पास यहाँ पर देखिए C2 सिमेट्री को लाने में फेस का यूज हुआ है, एक इस वाले फेस का यूज हुआ है और एक इस वाले फेस का यूज हुआ है, ठीक है। एक C2 सिमेट्री लेने के लिए 2 फेस का यूज हुआ, यानी दूसरी C2 सिमेट्री लेने के लिए 2 फेस और यूज हो जाएंगे, और तीसरे के लिए 2, यानी कि कुल मिला के टोटल 3 C2 यहाँ पर होंगे। 3 C2 मेरे पास कैसे हो जाएंगे बताइए। इन 2 फेस से ये हो रहा है, इन 2 फेस से और आएगा, और फ्रंट और बैक वाले से और आएगा, मतलब मेरे पास कितना होगा 3 C2 सिमेट्री। 3 क्यों हो गया, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मेरे पास कितने C2 सिमेट्री आएंगी, मेरे पास हो गया C2 सिमेट्री, यहाँ से गुजरेगी 2 फेस से, एक यहाँ से। ओवरऑल मेरे पास कितने C2 सिमेट्री आ गई, मेरे पास 3 C2 सिमेट्री आ गई। कैसे 3 C2 आ गई, फिर समझिए 2 फेज में से एक C2 गई है, ठीक, तो यानी बाकी 2 फेज में से एक और C2 जाएगी। टोटल फेज कितने हैं, 6 फेज। जब 2 फेज में से एक C2 है तो बाकी 2 में से एक C2 आएगी, बाकी तो 3 C2 हो गया। बनाइए फटाक से इसको जैसे। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल मैं जरा लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ गिन लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर इस तरह से आ रही है। तो वो मेरे पास एक C4 आ गया, C4 की संख्या मेरे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर मेरे पास C3 हो गया, ये मेरे पास 4 हो गया। ये मेरे पास C2 सिमेट्री जरा मैं लगता हूँ मैं गलत गिन गया, C2 सिमेट्री जरा और देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पर, और जरा यहाँ पर C2 सिमेट्री मैंने अभी 3 गिनी है, लग रहा है C2 सिमेट्री यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा आने वाली, ठीक है भाई। देखिए C2 सिमेट्री में मैं क्या गिनना भूल गया, एक फेज से 2 C2 जाने वाली। देखो एक फेज से मेरी 2 C2 जाने वाली, देखिए मैं गिनना गड़बड़ गिन गया। देखो भाई एक तो ऐसे जाने वाला है, देखो भैया देखो, एक तो देखो ऐसा है कि ये ऊपर का सेंटर और नीचे का सेंटर बताओ एक क्यों, और ऐसा भी तो लगता है कि यहाँ का सेंटर और यहाँ का सेंटर, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसा समझिए मेरे पास 2 ऐसे पैरेलल प्लेन है, ठीक है, तो एक अगर इधर का ऊपर का तो इधर का नीचे से, और एक इधर के ऊपर का तो इधर के नीचे से तो जाएगा। मेरी बात समझो भैया, मेरी बात समझो। C2 सिमेट्री मैंने गलत काउंट कर दी, ठीक है, ऐसे आने वाला। कैसे हुआ, देखो 2 पैरेलल प्लेन है, तो ऊपर के सेंटर का इधर नीचे का सेंटर, ठीक है, तो इधर के ऊपर का सेंटर का इधर का नहीं, 2 पैरेलल प्लेन में से मेरी 2 सिमेट्री C2 की जा रही है, मतलब 2 पैरेलल प्लेन में से 2 C2 जा रही हैं, तो बाकी 6 जो प्लेन है तो 6 C2 यहाँ जाएगी। बात समझिए मेरे पास, अगर मेरे पास 2 पैरेलल प्लेन्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो पहली लाइन मैंने ऐसे ड्रा करी है, ठीक है, जो इधर वाले फेस के ऊपर के सेंटर से इधर वाले फेस के नीचे वाले सेंटर से मिल रही है, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी है, इधर वाले ऊपर के सेंटर से इधर नीचे के, तो 2 पैरेलल प्लेन में से 2 C2, तो यहाँ पर मेरे पास जो 6 प्लेन्स हैं उसमें तो जाएगा 6 C2। बनाइए फटाक से उसको दोबारा बनाइए। तो ओवरऑल मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई, तो देखिए 6 4 10 और मेरे पास 13, ठीक है। मेरे पास 3 C4 है, 4 C3 है और 6 C2 है, तो ये मेरे पास टोटल 13 लाइन ऑफ सिमेट्री है। 13 मेरे पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री तो केवल होता नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मेरा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। प्लेन का मतलब है कि मैं प्लेन कट करूंगा और देखूंगा ऊपर नीचे बिल्कुल वही सिमेट्री देखनी है, ऊपर नीचे इक्वल हाफ है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो भाई कौन सी यहाँ मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है, कौन सी यहाँ पर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। ये मेरे पास है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो एक तो मैंने क्या करा, ऐसे प्लेन बीच से पास कर दिया, बताओ
ये प्लेन पास करा, मैंने कहा ऐसा प्लेन पास करो कि उसके ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम हो। तो बताओ जैसे मैंने ये प्लेन कट करा, इसका मिरर ये हो गया, इसका मिरर ये हो गया, इसका मिरर ये, इसका मिरर ये, एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अच्छा बताओ अगर ऐसे प्लेन जा सकता है तो को भैया क्यूब है, अब ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। देखो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। दूसरा देखो, दूसरा देखो बेटा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, ये तो अभी सब फेसेस से जा रहा है, ठीक है। एक मैं ऐसे प्लेन यहाँ कट कर सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ये मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। मैंने कहा एक ऐसा प्लेन पास करना है जिसके थ्रू मेरे को सिमेट्रिकल दिखे। देखो मैंने 20 से प्लेन पास कर दिया, देखो बिल्कुल 20 से प्लेन पास कर दिया। जब मैं 20 से प्लेन पास करूंगा तो क्या होगा, देखिए भाई, इसका मिरर इस पे बनेगा, इसका मिरर इस पे बनेगा, इसका मिरर इस पे, इसका दूसरा ये हो गया। तीसरा जब देखो ऐसे गया तो ऐसे भी जाएगा। इसके लिए देखो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये मेरे पास बन गया क्यूबिक यूनिट सेल बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक तीसरा प्लेन ड्रा करने वाला हूँ। तीसरा प्लेन देखो 20 से ड्रा करा, देखो ये प्लेन मैंने कहाँ से ड्रा करा, 20 से ड्रा करा, ठीक है। देखो ये जो प्लेन ड्रा करा है वो मैंने कहाँ से ड्रा कर दिया, 20 से ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जरा मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है। बताओ ये प्लेन जो ऐसा है जिसमें ऊपर का मिरर नीचे है, ठीक है। ये प्लेन ऐसा है जहां ऊपर का मिरर नीचे, ठीक है। ये प्लेन ऐसा है जहां लेफ्ट का मिरर राइट है। ये प्लेन ऐसा है जहां फ्रंट का मिरर बैक है। ऐसे वर्ड समझ में आएगा। ये प्लेन ऐसा है जहां ऊपर का मिरर नीचे, मेरी बात समझ लो। ये प्लेन ऐसा है जहां ऊपर का मिरर नीचे, ठीक है। ये प्लेन कैसा है जहां लेफ्ट का मिरर राइट है। ये प्लेन कैसा है जहां फ्रंट का बैक है। तो तीन तो पहले ये हो गई, पहले बनाइए फटाक से उनको, ठीक। ये तो तीन हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डायगोनल वाली भी होती हैं। ये सब तो जो प्लेन जा रहे हैं ये फेसेस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। कुछ मेरे पास डायगोनल वाले होते हैं जो मतलब कहाँ से होकर गुजरेंगे, डायगोनल से होकर गुजरेंगे, ठीक है भाई। मतलब कुछ ऐसे होंगे जो मेरे पास डायगोनल से होकर के गुजरने वाले हैं। देखिए मेरे पास कैसे बनेगा, जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर यहाँ चेंज कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा बन गया क्यूबिक यूनिट सेल बन गया, ठीक है। ये मेरा बन गया क्यूबिक यूनिट सेल। अब हो सकता है कोई प्लेन में ड्रा करूँ डायगोनल से, देखो ये मैंने ड्रा करा और ये ड्रा करा। बताओ ये प्लेन आप देख सकते हैं, ये जो प्लेन जा रहा है ये प्लेन जा रहा है डायगोनल से। ये प्लेन कहाँ से जा रहा है आपका, डायगोनल से। तो जो पॉइंट प्लेन पर आ गया उसकी तो सिमेट्री हो ही गई। मगर देखिए इसका मिरर यहाँ बन गया, इसका मिरर यहाँ बन गया। देखो इसी में इन दोनों फेस के बीच में एक और डायगोनल बन सकता है इस तरह से। देखिए ध्यान से, ये मैंने एक और डायगोनल यहाँ तैयार कर दिया। देखो ये मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, ये तो भी पहला दिखाया, ठीक है। ये मेरे पास हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास है क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे मैंने ऐसे ड्रा करा वैसे मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रा हो गया, ठीक है। तो देखो एक प्लेन ऐसा आ गया, ठीक है। ये एक प्लेन ऐसा आ गया। देखिए ध्यान से, ये दो प्लेन हैं जो कि दोनों विकर्ण से जा रहे हैं। बस अंतर क्या है इसमें, आगे वाले देखो इस पॉइंट का मिरर, तुम्हें लग रहा होगा ये पॉइंट प्लेन पर है, नहीं, प्लेन के आगे इस पॉइंट का मिरर यहाँ बन रहा होगा और इस वाले पॉइंट का मिरर यहाँ बन रहा होगा। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो प्लेन पर हो गया, ठीक है ना। और ये जो चार पॉइंट हैं, तो देखो मेरे पास इस तरह के कितने फेस बनेंगे पहले समझ लो, पहले ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो मैंने अभी दो फेस यूज करे, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला। देखो इस प्लेन को ड्रा करने के लिए मैंने दो फेस यूज करे। जैसे मैंने कोई कॉपी ले ली, मैंने कोई कॉपी उठा ली, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो एक मैंने ऐसे ड्रा करा हुआ, ठीक है, एक मैंने ऐसे ड्रा करा हुआ। तो ये फेस यूज हुआ, ये फेस यूज हुआ। मेरी बात समझना, ये ऐसे कॉपी ले रखी है मैंने, तो एक मैंने ऐसे ड्रा करा है, ठीक है, और एक मैंने ऐसे ड्रा करा है। तो दो फेस यूज हुए, मतलब सीधी सी बात है, दो फेस से मेरे दो जा रहे हैं, ठीक है। मैं पूरे तो करके नहीं दिखा सकता, पूरे कोई नहीं करके दिखा सकता, मुश्किल काम है। देखो एक टॉप वाला फेस यूज हुआ, एक बॉटम वाला। यहाँ पर भी एक टॉप वाला फेस यूज हुआ और एक बॉटम वाला, यानी दो फेस से दो मेरे प्लेन जा रहे हैं। यानी कुल मिला के इस तरह के मेरे पास कितने होंगे, चार और होंगे। दो तो ये हैं और मेरे पास इस तरह के चार और होंगे, ठीक है। मतलब ये जो डायगोनल, हम बोल सकते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मेरे पास कुल कितनी है, 6, ठीक है। और वो जो है मेरे पास रेक्टेंगुलर बोलते हैं उसको, सब मिला के कितनी हो गई, 6 ये हो गई और 3 वो वाली, मतलब मेरे पास कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। बनाइए फटाक से बोलते से, ठीक। तो ये मेरे पास
टोटल हम लोग लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। वहां पर इतना बना के नहीं दिखाना है, आप चाहें तो नंबर मेमोराइज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मेरे पास जो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसकी संख्या मेरे पास 9 हो गई, ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो फेस के बीच में से जा रही थी और जो बाकी के 6 हैं वो डायगोनल में से होकर जा रही, ठीक है। अब बचा मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब क्या बचा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है, अगर मैं किसी बॉडी के सेंटर में कोई पॉइंट मान लूं, ठीक है, जैसे मार्कर है, इसमें कोई पॉइंट मैंने मान लिया, इसके इधर जितनी दूरी पर जाने पर जो दिखे, इसके इधर जितनी दूरी पर जाने पर जो दिखे, अगर उधर भी उतनी दूरी पर जाने पर वो दिखेगा तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, वो पॉइंट बॉडी में कहीं भी एक ही जगह होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो एक जगह होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। देखो मेरे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल बनता है, देखिए ध्यान से, जो मेरे पास बनता है क्यूबिक यूनिट सेल, चूंकि क्यूब है हर तरफ से सिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक मिलती है। तो ये मेरे पास बना हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, बीच में एक सेंटर मान लिया। अब बताओ इसके इधर में देखो पीछे गया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसके आगे आया, आगे की तरफ देखो पॉइंट के बदले पॉइंट मिला, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसके देखो पीछे की तरफ गया ऊपर की तरफ, ठीक है, पीछे ऊपर, देखो आगे आया तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखो आगे आया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो देखो पीछे गया, पीछे की तरफ पॉइंट मिला। अब बताओ इसके आगे आया हूं मैं, आगे आया हूं तो देखो यहाँ पीछे गया हूँ, ठीक है, यहाँ गया हूँ पीछे। आप देखिए कहीं भी जाओ पीछे आगे तो पॉइंट के बाद सिमेट्री मिल रही है, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है मगर 1 है, ठीक है। अगर आप इस सेंटर को यहाँ कहीं कर दो तो भाई वो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर होगी, मेरी बात समझ लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर होगी तो केवल एक होगी या तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होगी, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल में जो टोटल सिमेट्री है, क्यूबिक क्रिस्टल में जो टोटल सिमेट्री आप जोड़ लीजिए, 9 1 10 और ये नहीं 23। मतलब मेरे पास अगर कोई क्रिस्टल क्यूबिक है, फिर क्यूबिक किसी प्रकार का भी हो, तो वो मेरे पास टोटल सिमेट्री देगा 23। अब क्या सर जी बाकी 6 का भी निकाल के दिखाओगे, तो मैं कहेंगे नहीं निकाल के दिखाऊंगा, मैं बाकी के लिए सबके नंबर लिख दूंगा। वो नंबर इतना आसान है कि 2 बार देखोगे मेमोराइज में आ जाएगा। बनाइए फटाक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं, तो उस टेबल के थ्रू जो है वो आपको सारी सिमेट्रियां आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक टेबल यहाँ मैं बनाऊंगा, अभी आप ना बनाइएगा, पहले देख लीजिए, ठीक है, पहले आप देख लीजिएगा फिर आप बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पर लिखूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री की संख्या, लाइन ऑफ सिमेट्री को और क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर लिख दूंगा सबका टोटल, ठीक है। सिस्टम बताओ, पहले मेरे पास क्यूबिक है, फिर मेरे पास है टेट्रागोनल, मेरे पास है टेट्रागोनल, ठीक है। फिर मेरे पास है ऑर्थो रोम्बिक, फिर मेरे पास है मोनोक्लिनिक, फिर मेरे पास है ट्राइक्लिनिक, फिर मेरे पास है हेक्सागोनल, फिर मेरे पास है रोम्बोहाइड्रल, ठीक है। एक तो मैं निकाल के आया हूँ। क्यूबिक में लाइन ऑफ सिमेट्री 13 थी, ये मेरे पास 9 थी, ये मेरे पास 1 थी, ये मेरे पास 23 हो गए, ठीक है। अब भैया बाकी के लिए मैं एक संख्या लिखने जा रहा हूँ, वो सब में फिक्स है। जैसे देखो क्या 531, देखो ध्यान रखिएगा 531 007, ये संख्या आपको याद रखनी है, 077, सॉरी मेरे पास एक संख्या याद रखनी है आपको, 531 077। यहाँ पर भी वही आ जाता है 531 077। तो देखो कितना आसान है, आगे के लिए मेमोरी चार्ट बस यहाँ पे में 0 है, 0 0 0 0 0 0, मतलब किसी में किसी प्रकार की कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मतलब देखो ऊपर का तो मैंने निकाल दिया था। अगर कोई पूछे टेट्रागोनल तो ऐसे नहीं याद करना है, 5 5 3 3 नहीं याद करना है, आपको संख्या याद रखनी है 531 077, 531। आप टोटल निकाल सकते हैं, इसमें टोटल 10 आ रही हैं,
इसमें टोटल 6 आ रही हैं, इसमें टोटल आपकी आ रही हैं 2, ट्राइक्लिनिक वाले में हो रही 0, ठीक है, इसमें आ रही है 14, इसमें 14 है। तो कोई ऐसा है सबसे ज्यादा सिमेट्री कहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सिमेट्री आई है क्यूबिक वाले में, ठीक है, मैंने कहा था हाईली सिमेट्री था, ठीक है, और कोई भी सिमेट्री नहीं आई है। देखो ना किसमें, ट्राइक्लिनिक वाले में, मैंने क्या बताया था आपसे कि ट्राइक्लिनिक वाले में क्यूबिक वाले में क्या था, A बराबर B बराबर C, और क्या था अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। देखो सब कुछ तो बराबर परफेक्ट चल रहा है, तो कहीं से भी घुमा लो मोस्टली सिमेट्रियां मिल रही थी, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक वाले में क्या था, ट्राइक्लिनिक वाले में क्या था, A B और C बराबर नहीं थे, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भी नहीं था, कुछ 90 भी नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा सिमेट्री आ रही है। अगर वो सिमेट्रिकल का ऑर्डर पूछ ले, अगर कल को सिमेट्रिकल का ऑर्डर पूछ लेता है तो सबसे ज्यादा क्यूबिक, क्यूबिक के बाद ये दोनों बराबर सिमेट्री के हैं, उसके बाद टेट्रागोनल, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी पेपर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक कौन सा क्रिस्टल होता है, ये क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक कौन सा क्रिस्टल, तो फिर आप क्या टिक लगाने वाले हो, ट्राइक्लिनिक। अगर सबसे ज्यादा सिमेट्रिक पूछता है तो आप क्या बताने, आपको संख्या क्या देना है, 531 077, क्या याद करना है, 531 077 किसके लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी में नहीं आ रही है, केवल क्यूबिक में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और बाकी सब में 0। इसको लेकर हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल पोसेस क्यू सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो बस क्यूबिक वाले को छोड़कर किसी में नहीं होती। बनाइए फटाफट इसको, वीडियो पॉज करके। तो वैसा आज का इतना लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न से हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स, NaCl के स्ट्रक्चर क्या है, Na कहाँ रखा है, Cl कहाँ रखा, लैटिस कौन बना रहा है, वॉइड में कौन जा रहा है, NaCl, CaCl, CaF2, ठीक है, कई प्रकार के जिंक सल्फाइड है, वोल्टाजाइड, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आगे धीमे धीमे चलता रहेगा, फिर मेलेंडिसिस वगैरह आएगा, फिर कई अभी काफी बड़ा चैप्टर है। आप लगातार रिवाइज करते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। मैं लेक्चर बंद करता हूँ।